तो जो कर्मचारी लोगों का संगठन नहीं है तो वो आंदोलन करने का भी काम कर सकते हैं और चुनाव के दौरान चुनावी पार्टी जो है उसका प्रचार प्रसार करने का भी काम कर सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टी को मदद करने का भी काम कर सकते हैं। जैसे आरएसएस के लोग चुनाव नहीं लड़ते मगर आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आमतौर पे क्या होता है, एक संगठन चुनाव लड़ता है, कांग्रेस के पास एक संगठन है कांग्रेस, वो एक संगठन चुनाव लड़ता है। बीजेपी का क्या है, बीजेपी दो संगठन चुनाव लड़ती है, कांग्रेस एक संगठन चुनाव लड़ता है और बीजेपी दो संगठन चुनाव लड़ती है। एक बीजेपी लड़ती है, एक कांग्रेस लड़ती है, बीजेपी लड़ती है और आरएसएस के लोग लड़ते हैं और आरएसएस के लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं। बीजेपी के लोगों का आधा कप चाय भी नहीं पीते, बगैर पैसे से प्रचार करते हैं। तो ऐसा कोई संगठन हमारे समाज की राजनीतिक सत्ता, हमारे समाज की राजनीतिक शक्ति निर्माण करने के लिए ऐसे लोगों का भी संगठन होना चाहिए जो निस्वार्थ भावना से राजनीतिक दल का सपोर्ट और समर्थन करने वाला है। तो भारतीय जनता जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये इसी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग और समर्थन करने वाली पार्टी है। उसको किसी प्रकार की कोई कानूनी बंदिश नहीं है और वो कानून के बंधन के बगैर बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग और समर्थन कर सकते हैं और ये उनको करना चाहिए। पिछले 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने संविधान बचाने का नारा लगाया, मगर संविधान बचाने के पहले संविधान खतरे का नारा लगाया कि संविधान खतरे में है। तो संविधान खतरे में है, इस बात का प्रभाव सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के दिमाग पर होता है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों को हाईजैक करने के लिए संविधान खतरे में नारा लगाया। पहले लगा कि संविधान खतरे में है, हम बचा सकते हैं। बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान को बीजेपी से खतरा है। यानी इस तरह का लगातार अभियान चलाया गया और फिर बाद में कहा गया कि हम लोग संविधान बचाने का काम करते हैं। ये करने के पीछे अनुसूचित जाति के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अनुसूचित जाति के लोगों का वोट हम लोग इस मुद्दे पर हाईजैक कर सकते हैं। ये कैलकुलेटेड सोचता ये रणनीति थी, ये रणनीति थी ब्राह्मणों की कि पहले नंबर पर संविधान खतरे में है और संविधान को हम बचा सकते हैं, इसका प्रभाव अनुसूचित जाति पर होगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इस मुद्दे का असर अनुसूचित जनजाति पर होगा। तीसरे नंबर पर इस मुद्दे का असर माइनॉरिटी पर होगा और माइनॉरिटी में मुसलमानों पर होगा और चौथे नंबर पर इस मुद्दे का असर ओबीसी के ऊपर होगा। तो चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के वोटों को हाईजैक करने के लिए लगाया। ये रणनीति बनाई, इनको कुछ देना ही नहीं है, इनको देना कुछ नहीं है। देने के लिए तो कोई एजेंडा बनाना पड़ेगा, देना कुछ नहीं है, बचा रहे हैं हम लोग, बचा रहे हैं। और हमने अब 240 सीटें जीत लिया, कांग्रेस ने बीजेपी को हमने कमजोर कर दिया। ये बीजेपी की सीटें जो है, जो 272 सीटें चाहिए थी, बीजेपी को 270 सीटें हमने मिलने नहीं दिया। यही ना बचाया हमने।
यही बचाया। और जब बचा दिया है तो अब आपको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, बचा दिया ना। ये समझ में आ रहा है? बचा लिया, हमारे लोग हमें बचा लिया ना। अब क्या करना है आपको? हमने कहा बचाने का, और बचा लिया। अभी आपके लिए 5 साल कुछ करने की जरूरत है क्या? आपको वादा किया बचाने का, बचा लिया। तो ये एक रणनीति थी। इस बात को हम लोगों को थोड़ा ठीक से समझना होगा। ये रणनीतिक मुद्दा है। चुनावी एजेंडा बनाने के पीछे एक रणनीतिक मुद्दा था कि ये जो मार्क्सिस्ट के लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, इन्हीं लोगों का तो इनके अंदर ज्यादा प्रचार प्रसार है। यही लोग तो करते रहते हैं, संविधान की बातें तो यही करते रहते हैं। तो ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो वोटर है, ये तो इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, मार्क्सिस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और फिर बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जिस अनुपात में शिफ्ट होगा उस अनुपात में कांग्रेस कमजोर होगी। काशीराम जी के इमरज के बाद ही ना कांग्रेस कमजोर हुई। तो कांग्रेस जो भारत में कमजोर हुई वो तो काशीराम जी के इमरजेंसी के बाद भी हुई। उनका जब इमरजेंस हुआ, काशीराम जी जब इमर्ज हुए, उसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई। अगर आप थोड़ा सा इतिहास अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। 84 के बाद कांग्रेस का शरण शुरू हो गया। कांग्रेस का शरण जो है वो 84 के बाद शुरू हुआ। तो इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने यह अनुमान लगाया, एनालिसिस किया कि SC ST के मेजर वोट, पहले नंबर पर SC के वोट कांग्रेस को मिलते थे। ये 15% वोट है, और आपको पता है 2-3%, 2-4% वोटों से हार जीत होती है। ये 15% वोट तो ब्लॉक संविधान खतरे में बोलते ही हम लोगों की झोली खाली हो गई, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी झोली हो गई खाली और कांग्रेस की झोली भरा भरा के तैयार हो गई। ऐसा हो गया ना ये चुनाव। जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको वो लोग वोट नहीं मिले। जो लोग संविधान को खतरे में डालने का काम किया, संविधान के विरोध में तो कांग्रेस का रिकॉर्ड ज्यादा है, इन्होंने संविधान के विरोध में ज्यादा काम किया। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों का विभाजन किया। ये बात मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए था। तो उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर वहां ओबीसी का मुद्दा विभाजित करने के लिए उपयोग किया। मगर अनुसूचित जाति में तो अनटचेबिलिटी का मुद्दा था, कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो मुद्दा ही नहीं था। तो इसका विभाजन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करना गैर संवैधानिक है। जब ये गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक काम किया, तो कांग्रेस संविधान बचाने के लिए मैदान में आई क्या? तो संविधान बचाने का वादा किया था। संविधान बचाने का जिन्होंने वादा किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विरोध में फैसला दिया और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों को खतरे में डाला। कोई कांग्रेस बचाने के लिए नहीं आई, कोई संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, बयान तक नहीं दिया। तो कांग्रेस कभी भी हमारे लोगों के हक और अधिकारों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के कभी भी समर्थन में नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता, सक्षम नेता जब थे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के लोग करते थे। और इसी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उनके खिलाफ फालतू आदमी को खड़ा किया, फालतू आदमी को चुनाव कर लाया। जयप्रकाश नारायण
राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन, ऐसे जो लोग हैं, ये चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के विरोध में, उनके खिलाफ कैंडिडेट तक खड़ा नहीं करते थे। हेलो, आप लोगों को पता नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और ऐसे जो लोग थे ना, इनके विरोध में कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी, कांग्रेस के विरोध में लड़ते थे, मगर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी कांग्रेस। और वो लोग संसद में चुनकर जाए, इसके लिए कांग्रेस खुद कोशिश करती थी ये लोग चुनकर जाए, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करते थे। जिस व्यक्ति ने संविधान निर्माण करने का काम किया, वो व्यक्ति चुनकर जाए, ऐसा करना चाहिए था कांग्रेस को। जिसने संविधान निर्माण करने का काम किया, वो एक व्यक्ति अगर संसद में चुनकर जाता है, तो बिगड़ जाता था। जवाहरलाल नेहरू के उसके बाप का कुछ जाता था, है? तो जाता था उसके, उनको बाबा साहब आंबेडकर को फालतू आदमी जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़वाते थे और उसको पैसा, पब्लिसिटी, सभी प्रकार की ताकत देकर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करवाते थे, चुनवाते थे। ये रिकॉर्डेड बात है, चुनावी रिकॉर्ड के इतिहास में ये सारा का सारा इतिहास अवेलेबल है। और अगर ये इतिहास अवेलेबल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, हम तो इस आंदोलन का अध्ययन करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, तो हम तो वो सारे आंदोलन का सारा डाटा हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोगों को ये लड़ाई हमको ही लड़ना होगा। कांग्रेस संविधान बचाने का काम नहीं कर सकती, ये उसके बस की बात नहीं है। और ऐसा करने से उनको जो हायर स्टाटा है जातियों का, संविधान बचाने के लिए वो समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनको ये संविधान बचेगा तो हमारे सही संविधान की वजह से तो हमारे हक और अधिकार कम हो गए। संविधान बचाने का नारा अगर कांग्रेस लगाएगी तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ये बोलेगा इसकी वजह से तो हमारे अधिकार खत्म हो गए, ये इसकी वजह से खत्म हो गए। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो हम क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस ने ये भी सोचा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बीजेपी के पीछे लग गए हैं, अब ये लोग तो हमें वोट नहीं दे रहे हैं, हमारी पार्टी जरूर उनकी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की पार्टी है, मगर ये तो 2-3 चुनाव से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। जब हमको वोट ही नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को अब वामन मेश्राम ने जो नारे लगाए वही नारे हमको चुराना होगा। कल के अखबार में राहुल गांधी ने कहा, अरे बहुजन की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। अरे चलो वो भी चुरा लिया। तो हम लोग हम लोगों के लिए कोई कुछ रखा ही नहीं। आ रही हमने जो मुद्दे उठाए वो सारे के सारे मुद्दे उठाकर वही लोग लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जब वो बहुजन का नारा लगाता है राहुल गांधी तो अखबार में छप कर आता है, वामन मेश्राम जब बहुजन का नारा लगाता है तो अखबार के आखिरी पन्ने में भी नहीं आता। अखबार के आखिरी पन्ना का मतलब है पिछवाड़े, अखबार का पिछवाड़ा जो है उसमें भी हमारी खबर छप के नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा डाटा, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैंने इस सत्र में एक बात बताई थी कि जो अछूतों की समस्या थी वो उस समय सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, और दरिद्री लोग थे, सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, उसको इशू नहीं बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको इशू नहीं बनाया। इशू क्या बनाया? शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। आप लोग एजेंडा बनाते हो कि ये हमारी समस्या है, इसको टेकअप करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा कि नहीं इसको टेकअप करने को नहीं, क्या कहा? शासन करती जमात बनाएंगे, इसको इशू बनाएंगे। तो रणनीति समझना होगा
अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहते हो, ये बाबा शाबा वाले सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ये आपने मेरे बाबा वाला सब्जेक्ट बनाया ना, राजनीतिक सत्ता का जो विमर्श, पॉलिटिकल पावर का जो स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित विषयों पर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चर्चा करना चाहिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ये बाबा बाबा का मामला मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए कि ये तो मोहम्मद निजाम का मामला है, ये तो मोहम्मद निजाम टेकअप कर लेंगे। आप लोगों को पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर को कैसे हासिल करना चाहिए, वो कैसे बनता है, कैसे चलता है, उसका संचालन कैसे होता है, इस तरह के विषयों को सब्जेक्ट मैटर बनाया जाना चाहिए। जब आप लोग बाबा का विषय बनाओगे, बाबा लोग सुनेंगे, अरे आप लोग ये पार्टी वाले लोग बाबा के विरोध में अभियान चलाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, SC ST OBC को आपके विरोध में खड़ा कर देंगे। क्या बोलेंगे, ये तो धर्म विरोधी लोग है भाई, ये जो भोजन मुक्ति पार्टी के लोग, ये धर्म विरोधी लोग। और हमारे लोग उनको राजनीति थोड़ी समझ में आती। हमारे जो लोग है, बाबा ने उनको काम में बताया, ये धर्म विरोधी लोग है। अब वो बाबा जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है, वो तो RSS के, भाजपा के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है। वो उनको बुलाकर बोले ये तो धर्म विरोधी लोग है। अब हमारे लोगों को धर्म क्या है यही पता नहीं है। बाबा बोलेगा वही धर्म है, बाबा जो बोलेगा वही धर्म है। तो इसलिए ये बाबा का विषय मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के विषयों को मामसेप के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं उठाया। मैं एक फंडामेंटल बात आपको समझाना चाहता हूं, आपको इसके बारे में बहुत गहरी सूझबूझ होनी चाहिए। वो ये है, वर्ण व्यवस्था का विषय बनाओ। ये विषय बनाने से आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इसका विरोध जितना बाबा लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। डबल बेनिफिट वाला विषय। अगर आप धार्मिक भावनाओं को आधार बनाने वाला विषय बनाओगे तो बाबा लोगों को, हमारे आम आदमी को आपके विरोध में भड़काने का मौका मिलेगा और आपको वेरीफाई करने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए तो तब प्रयास करोगे जब आपको मालूम होगा कि बाबा ने आपके विरोध में ऐसे कहा। वो तो उनके, हमारे लोग ये बोलने वाले ही नहीं है, बोलने के लिए आपके पास आने वाले ही नहीं है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों ने आपके लोगों को आपके खिलाफ में भड़का के रखा हुआ। तो ये सब्जेक्ट हमने भी कभी मामसेप के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट बनाना एक रणनीति का मामला है, सिंपल सब्जेक्ट बनाना मामला नहीं है। कौन से मुद्दों की चर्चा करना चाहिए एक मुद्दा है, कौन से मुद्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए एक मुद्दा है। रणनीति है ना, सब्जेक्ट बनाना ये रणनीति का मामला है, लड़ाई का मामला है। क्या करना चाहिए लड़ाई का मामला है, क्या नहीं करना चाहिए लड़ाई का मामला चाहिए। नहीं करना चाहिए वही करने का काम करोगे तो फिर तो आपके लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लोगों के पास आपकी विचारधारा पहुंचेगी, उसके बाद वो जागृत होगा, उसके बाद आपके साथ आएगा। वो तो आपके साथ आया ही नहीं है। वो आने के पहले ही आपने अगर इस तरह का विषय बनाए रखा तो पहले ही इस तरह की धारणाओं के प्रभाव में है, तो वो खुद भी ऐसे बोलेगा कि ये तो धर्म विरोधी लोग है और ऐसा प्रोपेगेंडा वो करते हैं। तो उनको हमारी तरफ से सबूत पेश नहीं करना चाहिए और उनको ऐसा अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे। देखो ये कॉम्प्लेट है, देखो इसमें जैसी चर्चा है, और फिर देखो ये जो है इस तरह के भाषण होंगे। हमारे लोग तो बाबा के पास जाते रहते, उनके दर्शन करते रहते, तो नालायक तो है वो बाबा, बराबर है, दुनिया भर के नालायक लोग हैं, मगर उनके दर्शन तो करते हैं। नालायक लोगों के दर्शन करते हैं हमारे। एक तो भगवान है और भगवान के बाद यही है, नहीं ऐसा मानते हैं लोग। एक तो भगवान है, वो तो ऊपर है, वो तो वहां तक हमारी पहुंच है ही नहीं। ये बाबा की पहुंच है, इसके माध्यम से थोड़ा सा पहुंचने की संभावना है, उसके लिए वो उसको दर्शन करते हैं कि ज्यादा ये मध्यस्थ बनेगा, ये दलाल बनेगा और हमको पहुंचाने का काम करेगा वहां तक। अब वो अगर उसके कान में मंत्र डाल दे
कान फूके, क्योंकि कान फूकने का काम चलता रहता है। और कान फूका जब जाता है तब वो लोग उसको बोलते हैं कि तेरा बाप नालायक था, तेरा बाप का बाप भी नालायक था, तेरा दादा भी नालायक था, परदादा भी नालायक था। किसी को बोलना मत। पूछता क्यों बाबा क्यों? नहीं, फिर लोगों को भी मालूम हो जाएगा तेरा दादा के दादा भी नालायक था, दादा था। हाँ बराबर। नहीं, मैं किसी को बोल हो गया, हो गया, वो गधा है, उसके बाप गधा है, परदादा गधा है, वो मान लिया। किसी को पता ही नहीं, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और किसी को पता भी नहीं। तो ये सारा तंत्र है ना, तो अनुभव से बनाया हुआ तंत्र है। हमको इससे सीखना चाहिए और सीख करके जो लोगों को, अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जागृत करते हो, ये है वास्तविक समस्या। अगर आप जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग को थोपा देना, ये मूल धर्म है ब्राह्मण धर्म। धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये कोर रिलीजन है ब्राह्मणों का, ये है मूल धर्म। इस पर हमला करना चाहिए, इस पर अटैक करना चाहिए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे, ज्यादा संख्या में आपके साथ आएंगे। और इसके विरोध में अगर वो लोग उनको बोलते हैं कि वामन मेश्राम जाति और वर्ण के विरोध में बोल रहा है, तो हमारा एक पकड़ना करेगा बाबा। बाबा अगर बोलेगा वामन मेश्राम जाति का विरोध करता है, वर्ण का विरोध करता है, अस्पृश्यता विरोध करता है, तो हमारे लोग बोले कौन मां? बाबा को कौन मामा ने कहा था? वो बाहर था, वो मेरे पास आए, बाबा मेरा प्रचार कर जाए। तुम्हारा जो तरीका है वो तरीका आपके लोगों को अपने ही खिलाफ खड़ा करने का है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो तरीका बाबा को भी अपने प्रचार में लगाने का तरीका है। तो those who provide a better guts and better brain, they will be success। गैरिया नत्तू खैरिया कोई भी सफल नहीं होने वाला, ये दिमागी काम है। और ये बात आप लोगों को जितनी ज्यादा होशियारी, जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समाज के बारे में आपके पास होगी, जो आपके विरोधी लोग हैं उनकी रणनीति की समझ होगी, उसके अनुसार आपको काउंटर रणनीति बनाने का काम करना चाहिए। अभी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 30 अक्टूबर को भारत बंद है और जाति आधारित गिनती के बारे में भारत बंद है, ये तो आप लोगों को मालूम है ना, मालूम है कि नहीं मालूम? इसका प्रचार आपको गांव-गांव तक करना है। जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है उसके लिए गांव-गांव तक आप लोगों को प्रचार करना चाहिए। और गांव के पास से अगर कोई नेशनल हाईवे जा रहा है, स्टेट हाईवे जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जा रहा है, चौराहा है, अगर वहां आधे घंटे में, 1 घंटे में 100-200 गाड़ियां निकल के जाती है, वहां 100-200 लोग इकट्ठा हो जाओ, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बढ़ जाओ, जब तक के तहसील में कोई पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, उसको आने के लिए 2 घंटा लगेगा, तब तक खुलने का हमारा आंदोलन समाप्त हो गया। और इस तरह से इधर 200 गाड़ियां लग जाएगी, इधर 200 गाड़ी लग जाएगी, इधर 200 गाड़ियां लग जाएगी, इधर 200 गाड़ियां लग जाएगी। 200 गाड़ियों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग होंगे, उनको वो देखने के लिए आएंगे, क्या है उसने आंदोलन शुरू किया है, वो ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। अरे ये तो ठीक है, जिनको मालूम नहीं था उनको भी हो जाएगा, उनको भी जानकारी हो जाएगी तो उनको लगेगा इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो ये एक प्रचार और प्रोपेगेंडे का भी मामला है और आंदोलन फैलाने का भी मामला है। तो 30 अक्टूबर को भारत बंद है जाति आधारित गिनती के लिए। दूसरा मुद्दा है चुनाव में EVM में हो रही धांधली के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में। ये 2 मुद्दों के लिए 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख को भारत बंद है। तो आपको यहां से जाकर तैयारी करना है 29 तारीख तक। जिले में मीटिंग करो, जिले के शहरों में मीटिंग करो, तहसील में मीटिंग करो, ब्लॉक में मीटिंग करो, ग्राम पंचायत में मीटिंग करो, ग्राम में मीटिंग करो, तैयारी करके भारत बंद करो। भारत बंद करने वाली कमेटियां बनाओ, ब्लॉक में बनाओ, तहसील में बनाओ,
ग्राम पंचायत में बनाओ, कमेटियां बनाओ, भौगोलिक कमेटियां बनाओ, सोशल नेटवर्किंग की कमेटियां बनाओ, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनी ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 कमेटियां बनाई जा सकती है और कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का वर्ग का समूह का आदमी अलग नहीं रहेगा। तमाम लोग उस कमेटी में शामिल हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आंदोलन की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये संगठन बनाने का भी कार्यक्रम है, ये आंदोलन करने का भी कार्यक्रम है। अगर हर आंदोलन में आपके समर्थक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप आंदोलन नहीं कर रहे हो। नए नए लोगों को ढूंढना होगा, नए नए लोगों के बाद जाना होगा। हर आंदोलन के बाद, हर भारत बंद के बाद आपको नए लोगों के बाद जाना होगा। पुराने लोग तो जुड़ेंगे, पुराने लोग तो आपके पास है ही है, जो नए लोगों को जोड़ना होगा। और हर आंदोलन के बाद यदि आप नए नए लोगों को करोगे तो 2030 तक 14 बार भारत बंद होगा, 6 लाख गांव में आपका आंदोलन पहुंचेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 6000 जातियों तक आंदोलन पहुंच जाएगा और इस तरह से बहुसंख्यक लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और इस तरह का आंदोलन चलने से क्या होगा, फिर आपको इस ब्राह्मणवाद के प्रभाव से आजादी मिल जाएगी। तो आजादी मिलने के बाद ही ना जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना था। आजादी पहले तो आपको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, पहले आजादी मिली, फिर जवाहरलाल नेहरू बगैर चुनाव गए प्रधानमंत्री हो गया। तो ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी जन आंदोलन के बगैर मिलने वाली नहीं है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन आंदोलन होगी तो पॉलिटिकल पावर मिलेगा। इसका सिद्धांत है, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर हासिल करने का सिद्धांत है, पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। सफल आंदोलन से सत्ता हासिल की जा सकती है। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। सफलता पूर्वक आंदोलन चलाने से सत्ता हासिल की जा सकती है। जो तुम्हारे पास रखा है उसको तुम्हारे पास रखा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप आंदोलन करते हो तो आंदोलन से आप लोगों को पावर भेजाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी बातें समझाने के पीछे मकसद है कि आपको जो बातें मालूम नहीं है वो आपको मालूम हो जाए, ताकि आप समाज के अंदर जाकर इस तरह के लोगों को तैयारी करने का काम कर सके और आंदोलन को लगातार विशाल भौगोलिक आंदोलन में और विशाल 6000 जाति के लोगों को जगाकर जोड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे तो हमारी कामयाबी सफल होगी। धन्यवाद।